दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सब स्वागत करता हूँ सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे क्लास 12th रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 4। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग। जैसा कि आपको दिख रहा है कि रेनबो जो आपकी बुक है उसका लेसन नंबर 4 है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब अपन देखो, सबसे पहले पार्ट पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में अबाउट द लेसन कि भाई ये चैप्टर किसने लिखा है और इस लेसन में क्या बताने का प्रयास किया है। तो देखिए अबाउट द लेसन, तो इसमें अपन देख लेते हैं अनीस जंग नाम के जो राइटर हैं। तो अनीस जंग इसकी राइटर है जो कि 1964 में पैदा हुई। ए रिनाउंड इंडियन स्कॉलर एंड पोइट, ये जो है एक भारतीय विद्वान और भारतीय कवि हैं। सी वो हैज़ वर्कड एज जर्नलिस्ट एंड एडिटर फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। सी हैज़ वर्कड यानी उन्होंने काम किया है एज जर्नलिस्ट एक पत्रकार के रूप में, एंड एडिटर और संपादक के रूप में फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स मुख्य समाचार पत्रों के लिए, इन इंडिया एंड अब्रॉड भारत और विदेशों में भी। सी इज़ नोटेड स्पेशली फॉर हर लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शंस, और विशेषकर इनको जो है नोट किया गया है यानी ये जो है प्रसिद्धि इनकी प्राप्त हुई इनकी लाइवली और विविड यानी कि जो है एकदम जीवंत और विभिन्न प्रकार के जो डिस्क्रिप्शंस है वर्णन है उसके लिए, जीवंत वर्णन के लिए। अब देखो इस चैप्टर में क्या बताया है। इन लॉस्ट स्प्रिंग यानी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में अनीस जंग डेपिक्ट यानी अनीस जंग ने वर्णन किया है मिजरेबल एंड डेप्लोरेबल कंडीशंस यानी बहुत ही दयनीय और बहुत ही मजबूरी वाली स्थिति को ऑफ द फैमिलीज उन परिवारों के दैट लीड ए लाइफ ऑफ डेप्रेशन जो कि जीवन जी रहे हैं। डेप्रीवेशन का मतलब वंचितों की तरह। इन द वैक्सियस सर्किल, वैक्सियस सर्किल का मतलब उस एक चक्रीय कुचक्र में ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन जो कि शोषण का है, ड्यू टू पॉवर्टी गरीबी के कारण, एंड लैक ऑफ एजुकेशन और शिक्षा की कमी के कारण। इस चैप्टर में अनीस जंग ये बताने का प्रयास कर रही है किस प्रकार से जो है कुचक्र है जो कि लोगों को वंचित रख रहा है और इनकी जो हालत है वो किस लिए है, इनका शोषण किया जा रहा है इनकी गरीबी और इनकी अशिक्षा के कारण। सी फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन हु आर डूइंग menial and hazardous tasks। सी फोकसेस यानी यहाँ वो जो है इस बात पर जोर देती है ऑन द चिल्ड्रन उन बच्चों के ऊपर, हु आर डूइंग जो कि कर रहे हैं, मेनियल यानी तुच्छ से छोटे मोटे, एंड हैजार्डस और खतरनाक टास्क कार्य, टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ दियर फैमिलीज अपने परिवार की फैमिली को इनकम को सपोर्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम स्कम्ब टू वेरियस डिजीजेज और उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है ज़्यादातर बच्चे कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। बिफोर अटेनिंग दियर यूथ यानी अपनी युवावस्था को प्राप्त करने से पहले ही वो बच्चे जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब देखो लाइन बाय लाइन चैप्टर को शुरू करते हैं। Sometimes I find a rupee in the garbage। Sometimes यानी कभी कभार, I found मुझे मिल जाता है, a rupee एक रुपया, in garbage garbage का मतलब कचरे में। Why do you do this? I ask साहेब। Why do you do this? आप ऐसा क्यों करते हो? I ask मैंने पूछा साहेब से, साहेब नाम का जो लड़का है। whom जिससे कि आई एनकाउंटर यानी मैं मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड यानी तलाश करते हुए, ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड यानी कि सोने की, इन द गार्बेज डंप इन कचरे के ढेरों में, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, मेरी पड़ोस में जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं यहाँ वो सोने की तलाश में करते हुए। यहाँ सोने का मतलब आजीविका से, भी अपनी आजीविका की तलाश करते हुए।
साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिस्ड इन द फील्ड्स ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जिसका कि घर कहाँ था, उन हरे भरे मैदानों में ढाका के अंदर था। ढाका अभी कहाँ है, बांग्लादेश में। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर जो है अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा याददाश्त से भूला नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, अब वहाँ छोड़ने का कारण क्या है, देखो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, यानी वहाँ बहुत सारे तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट, जो कि उड़ा ले जाते थे, अवे दियर फील्ड्स, उनके खेतों को, खेतों की फसलों को, एंड होम्स, और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसको बताया, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो वहाँ से छोड़े, यानी घर छोड़ के आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में आजीविका की तलाश में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ की वो अभी रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे, अब उससे पूछा कि भाई वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। तो उसने जवाब दिया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, ये नहीं करूं तो करूं क्या, दूसरा कोई काम भी तो नहीं है, क्या करूं। ही मटर्स, यानी वो बड़बड़ाया। लुकिंग अवे, मेरी तरफ देखते हुए, दूर, मेरी तरफ से मतलब दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, गो टू स्कूल यानी स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, यानी मैंने जो है बिना कोई सोचे समझे कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली, यानी तुरंत ये एहसास करते हुए। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि हाउ होलो यानी कितनी खोखली साबित होगी ये सलाह उसके लिए। मैंने जो सलाह दी स्कूल जाने की, अब ये कह तो दिया मैंने अनजाने में, लेकिन कहते ही मुझे ये एहसास हुआ कि ये सलाह उसके लिए कितनी खोखली साबित होने वाली है। अब देखो जवाब क्या आया, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, भाई मेरी पड़ोस में, मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई एक स्कूल बना देंगे, वो सरकार जब स्कूल बना देगी तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, अब मैंने उससे जो है आधा मजाक करते हुए कहा कि भाई अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे, मतलब मजाक मजाक में मैंने बोला। और उसने क्या कहा, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने जो है बहुत गहरी मुस्कान के साथ, बहुत चौड़ी मुस्कान से कहा, हाँ निश्चित रूप से। ए फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, यानी उसके जो स्कूल का जो वादा किया था उस वादे के कुछ दिनों बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको देखा कि वो दौड़कर मेरे पास आया और उसने बोला, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, अब मैंने क्या कहा, इट टेक्स लॉन्गर यानी बहुत ज़्यादा समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में, वे स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। आई से, मैंने कहा, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब शर्मिंदा होते हुए। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, किस बात पे शर्मिंदा हो रही है, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस यानी ऐसा वादा करने के लिए। दैट वॉज नॉट मीन, जिसका कि कोई अर्थ नहीं था, यानी मैंने एक ऐसा वादा किया जिसका कि कोई लॉजिक नहीं था, यानी स्कूल कभी खुलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि भाई मैं अगर स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। तो अब जो वादा मैंने किया था उससे, यानी जो स्कूल खोलने की बात की थी उसके ऊपर अपने आप में शर्मिंदा होते हुए। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, लेकिन ये कह रहा मेरे जैसे वादे इसके आसपास हर कोई करता रहता है, हमेशा ऐसे वादे इनसे किए जाते हैं इस दुनिया में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कई महीनों तक उनको जानने के बाद, उसको जानने के बाद। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंस, और उसने बताया क्या, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उस बेचारे को तो इसका पता भी नहीं था कि इस नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, काश वो इसका अर्थ जान पाता। अर्थ क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे संसार का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक।
ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको ये पता चलता तो निश्चित रूप से वो इस पर विश्वास ही नहीं कर पाता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, यानी इस बात से अनअवेयर, इस बात से अनभिज्ञ कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो गलियों में घूमता है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एन आर्मी यानी एक सेना ऑफ बेयर फुट, नंगे पाँव, बॉयज लड़कों की, नंगे पाँव घूमने वाली सेना के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में घूमता है। हु अपीयर्स, जो कि प्रकट होते हैं, आते हैं। लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों की तरह। एंड डिसअपीयर्ड एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। जिस प्रकार से सुबह सुबह पक्षी दाना चुगने आते हैं और जैसे ही तेज धूप हो जाए वो गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये बच्चे भी सुबह सुबह जो है दिखाई देते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, यानी कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी। अब रोज किसी को देखेंगे तो भी काफ़ी कुछ दिनों बाद उनसे पहचानने लगेंगे, जान पहचान हो ही जाती है। अपन भी क्लास में जाते हैं, किसी नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद जो है लगभग हम सभी बच्चों को जानने लग ही जाते हैं। तो ये कह रही है कई महीनों से मैं उनको जान रही थी, इसके कारण मैं अब प्रत्येक को पहचानने लग गई थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क, और मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, और उसने बड़े ही साधारणतया सरल तरीके से जवाब दिया कि भाई मेरी माँ इनको नीचे नहीं उतारती, सेल्फ के अंदर ऊपर रखी हुई है, मेरी माँ नीचे उतारती नहीं, चप्पलें तो पहनूं क्या। Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. अभी जरा पास में जो एक बच्चा खड़ा था उसने कहा कि भाई अगर वो ऐसा कर भी दे तो ये उसको वापस ऊपर फेंक देगा, पहनेगा नहीं। ये कहने वाला वो लड़का था जिसने कि 2 अलग अलग प्रकार के जूते पहन रखे थे, यानी उसके जूते मैच नहीं हो रहे थे। When I commented on it, और जब मैंने इस पर टिप्पणी की, he snuffs his feet and say nothing, तो उसने अपने पाँवों को ऐसे रगड़ा और कुछ भी नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब पास में जो तीसरा बालक खड़ा था उसने कहा भाई मुझे भी जूते चाहिए, जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी में एक जोड़ी जूतों का भी स्वामी वो नहीं बना, यानी उसके पास एक जोड़ी भी जूते नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश में यात्रा के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव घूमते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, अब ये कह रहा है ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफीट, नंगे पांव रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये एक व्याख्या दी जाती है। जब अगर इनसे कोई पूछा जाए कि भाई ये नंगे पांव क्यों चलते हैं, तो उसका एक एक्सक्यूज़, एक बहुत अच्छा बहाना ये होता है कि भाई ये जो है पैसों की कमी के कारण ऐसा नहीं होता है, बल्कि इनमें परंपरा है, नंगे पांव चलने की इनकी परंपरा है। ये एक्सक्यूज़ बनाकर जो है इनसे पीछा छुड़ा लिया जाता है। I wonder if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty. I wonder, यानी मैं सोचती हूँ, if this is an only excuse, क्या यही एकमात्र एक्सक्यूज है, एकमात्र बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, यानी बच निकलने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, निरंतर बनी रहने वाली गरीबी से बचने का या उससे मुंह मोड़ने का, क्या यही एकमात्र तरीका है या यही एकमात्र उदाहरण है, यही बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक वो कहानी याद आ रही है जो कि उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय
यानी एक छोटे बालक के रूप में जब वो छोटा था, ही वुड गो, वो जाता था, टू स्कूल, विद्यालय, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर जाने के बाद, भाई पहले मंदिर जाता और उसके बाद मंदिर से स्कूल जाता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसके पिताजी जो है पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो मंदिर में कुछ देर तक रुकता, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और जूतों की एक जोड़ी के लिए वहां प्रार्थना करता। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उस कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो कि अब बंजर या वीरान हो चुका था, इन द बैकयार्ड, यानी पीछे की तरफ बरामदे में, गलियारे में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ की वो नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा बालक जो है ग्रे कलर की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था, वेयरिंग सॉक्स, मोजे पहने था, एंड शू, और जूते। अराइव्ड पेंटिंग, यानी हाँपता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड के ऊपर अपना स्कूल बैग फेंका। लुकिंग एट द बॉय, अभी कह रहा उस बालक की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, वो प्रार्थना, another boy had made, जो कि एक दूसरा बालक किया करता था, to the goddess, उस देवी से, when he had finally got a pair of shoes, जब उसको अंततः जूतों की जोड़ी मिल गई। let me never lose them, कि मेरे ये जूते कभी खोए नहीं। देखो, जो बच्चा पहले प्रार्थना क्या किया करता था कि वे हे भगवान एक जूते की जोड़ी दिलवा दो, और जब उसको जूतों की जोड़ी मिल गई तो उसके बाद क्या प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मेरे ये जूते की जोड़ी कभी खोए नहीं। वहाँ जो देवी थी उन देवी से वो प्रार्थना करता था। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और ये कह रहे हो शायद देवी ने जो है उसको उसकी प्रार्थना का फल दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। द बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, अब उस पुजारी के बेटे जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स, लेकिन कई दूसरे लोग, लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स का मतलब जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, इन माई नेबरहुड, मेरी पड़ोस में, मेरे पड़ोस के अंदर जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, रिमेन शूलेस, अभी भी वो क्या कर रहे हैं, शूलेस, यानी कि बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अभी कह रहा मेरा एक्वेंटेंस यानी परिचय, मेरा जो पहचान है, मेरी जान पहचान जो है किसके साथ, बेयर फुटेड यानी नंगे पांव चलने वाले जो ये रैग पिकर्स है, इनके साथ, इन बच्चों से जब मेरी जान पहचान हुई तो ये मुझे लेके गए कहाँ, सीमापुरी। अब सीमापुरी क्या है देखो, ए प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की बाहरी सीमा को छूता हुआ एक प्लेस, एक स्थान, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफेरिकली, लेकिन मेटाफेरिकली तुलनात्मक रूप से बहुत दूर। अब एक कहने को तो दिल्ली के छूता हुआ भाग है, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि भाई फिजिकली डिस्टेंस भले ही दिल्ली से बहुत कम है, लेकिन विकास के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में जहाँ दिल्ली ने प्रोग्रेस किया है, ये क्षेत्र आज भी वही है जो कि कई हजारों साल या 100 सालों पहले या 50 साल पहले था, वैसा ही आज है। तो कहने को तो दिल्ली के पास है, लेकिन दिल्ली से कई मीलों दूर है, यानी कि विकास में कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है। Those who lives here are squatters, और यहाँ जो लोग रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं, यानी दूसरे देशों से यहाँ आए हुए हैं, भगोड़े की तरह, घुसपैठियों की तरह, यानी बिना किसी परमिट्स के। Who came from बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए, बैक इन 1971 में। वे जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, यानी 1947 में, तो भारत के 2 भाग किए गए और पाकिस्तान बना। तो उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से थे,
एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। अब पश्चिमी पाकिस्तान तो जिसको आज अपन पाकिस्तान कह रहे हैं, और पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज अपन उसको बांग्लादेश कहते हैं। 1971 के अंदर पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हो गया तो उस समय ये लोग जो है शरणार्थियों के रूप में यहाँ भारत में आकर दिल्ली का जो सीमापुरी का इलाका है यहाँ आकर बस गए। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब के परिवार भी इन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय जो है एक बहुत ही वीरान यानी सुनसान क्षेत्र था। इट इज स्टिल, ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। वीरान तो है, जंगल तो है, लेकिन ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ क्या है, मिट्टी के झोंपड़े बने हुए हैं, मिट्टी के स्ट्रक्चर विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जिसके ऊपर तिरपाल की छत बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, किसी भी प्रकार की कोई नालियों की, ड्रेनेज की या पानी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स यानी 10,000 कचरा बीनने वाले लोगों के परिवार रहता है। आई हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। दे हैव लिव्ड यानी वो रह रहे हैं, हियर यहाँ, फॉर मोर देन 30 years 30 सालों से भी ज़्यादा समय से, विदाउट एन आइडेंटिटी बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिट के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनका राशन कार्ड बना हुआ है। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे कि इनका नाम वोटर लिस्ट में है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसी कारण इनको अनाज मिल जाता है। भाई इनके पास दूसरा कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है और न ही इनके पास वहाँ से आने का कोई परमिट है, लेकिन इनके नाम यहाँ के राशन कार्ड्स में है और इनके आधार पे इनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं, और इसलिए इनको जो अनाज मिलता है राशन कार्ड में परिवार का, वो अनाज इनको मिल जाता है उस राशन कार्ड के आधार पे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें बुक में भी। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, अब क्या कहा यहाँ इसने, देखो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, यानी कि जीने के लिए पहचान से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, भोजन। भाई आपकी जान पहचान नहीं है, आपको कोई भी नहीं जानता, लेकिन आपको पर्याप्त खाने के लिए भोजन मिल रहा है तो आप जिंदा रह सकोगे। लेकिन अगर आपकी दुनिया भर में जान पहचान है, खूब सारे लोग अगर आपको जानते हैं लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो यही बात इसमें कहा गई है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, यानी जीने के लिए पहचान से ज़्यादा जरूरी भोजन है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, अब ये कह रही है कि भाई यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं बिना दुखते पेट, यानी कि बिना भूखे पेट अगर बिस्तर में जा रहे हैं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हमारा यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है बजाय उन खेतों के जहाँ की हमें कोई अनाज नहीं मिलता। सेज ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का एक समूह ये बात कह रहा है, इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियों में, व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन लैंड्स एंड रिवर्स, कि भाई क्यों उन्होंने अपनी उस खूबसूरत भूमि को जो कि हरे भरे मैदान और नदियां थी उनको क्यों छोड़ा। वेन एवर दे फाउंड फूड, जब कभी भी उनको भोजन मिलता, दे पिच दियर टेंट्स, वहीं वो अपने टेंट्स गाड़ देते, जहाँ भी उनको भोजन मिलता वहीं वो अपने टेंट्स गाड़ देते। दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, और यही उनके ट्रांजिट होम बन जाते, यानी कि जो
ट्रांजिट कैंप जो होते हैं आर्मी के, यानी अस्थायी रूप से जो है जहाँ उनको भोजन मिल गया, काम मिल जाता, भोजन की व्यवस्था हो जाती, वहीं पे वो तंबू गाड़ के अपने ट्रांजिट होम बना लेते। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उन्हीं में से बड़े होते। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो उनके इस कार्य में उनके भागीदार बन जाते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल यानी आजीविका का मतलब था रैग पिकिंग यानी कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स यानी कई सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और इसने भी क्या ले लिया था, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये भी एक फाइन आर्ट यानी इसने एक कला का रूप ले लिया था। इतने सालों से ये रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं भाई, कई लंबे समय से जो आप काम करते हो उसमें आपको महारत हासिल हो ही जाती है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि ये जो लोग इतने समय से इस रैग पिकिंग के काम को जो कर रहे हैं, तो अब इनके लिए रैग पिकिंग भी एक फाइन आर्ट का जो है रूप ले चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए गार्बेज क्या है, सोना है, यानी कि आजीविका का एक साधन है। इट इज दियर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोज की भोजन है। रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके घरों के ऊपर की छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग प्रूफ, हालांकि ये भले ही लीकिंग टपकती हुई छत ही सही, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये इससे भी ज्यादा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए ये एक आजीविका का साधन है, उनके भोजन का एक जरिया है, उनके आश्रय का एक सहारा है। भले ही वो टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के लिए ये इससे भी कहीं ज्यादा और है। अब वो क्या है इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।